अदालत खचाखच भरा हुआ था। कोर्ट में आज सुनीता के मुकदमे का फैसला होने वाला था। अदालत के कटघरे में खड़ी सुनीता के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जज साहब अपना सिर नीचे किए सुनीता का फैसला लिख रहे थे। अदालत में बैठे लोगों के बीच खुसुर फुसुर हो रही थी। इसे पक्का फांसी की सजा होगी, देख लेना। अरे नहीं नहीं, औरत है ये, फांसी नहीं उम्र कैद मिलेगा इसे। बे पागल हो क्या? इसने अपनी बेरहमी से हत्या की है, ऐसी हत्यारिन को तो फांसी होगी, देखना। कोर्ट में सुनीता की 10 साल की बेटी पुष्पा भी बैठी हुई थी। लोगों की बातों को सुनकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। वो हाथ जोड़े ऊपर वाले का ध्यान कर रही थी और उनसे कह रही थी कि हे ईश्वर, क्या मेरी माँ सच में गुनहगार है या उसने अन्याय का गला काटा है, उस अन्याय का जिसने मेरी माँ के जीवन पर तेजाब फेंक कर उसे झुलसाने की कोशिश की थी। सुनीता के पति का नाम राजेश था। राजेश फायर विभाग में काम करता था। बहुत ही हिम्मती था वो, लेकिन दुर्भाग्य का काला साया उसके सिर पर मंडरा रहा था। 1 साल पहले की बात है। राजेश अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी एक फोन कॉल फायर विभाग में आया। फोन जिसने किया उसकी आवाज काफी घबराई हुई थी। हेलो हेलो, आप फायर ब्रिगेड से बोल रहे हैं? सर, मैं सीमा बोल रही हूँ। आप जल्दी यहाँ मालती अपार्टमेंट आ जाइए। यहाँ के फ्लैट नंबर 27 में भीषण आग लग गई है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं। राजेश तुरंत ही अपनी टीम के साथ मालती अपार्टमेंट की ओर रवाना हो गया, लेकिन जब तक वो पहुंचा आग काफी ज्यादा फैल गई थी। टीम ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन तभी राजेश की नजर एक औरत पर गई जिसकी गोद में एक नवजात बच्ची थी। वो बेचारी खिड़की के बाहर बहुत ही असहाय दृष्टि से देख रही थी और बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। बचाओ बचाओ! हे भगवान, मुझे किसी तरह उस औरत और उसके बच्चे को बचाना होगा। राजेश फायर ब्रिगेड की गाड़ी की सीढ़ियों के सहारे 16वें माले के फ्लैट नंबर 27 तक पहुंच गया। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। राजेश ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। दोनों की जान बच गई, लेकिन वो खुद आग की लपटों से पूरी तरह घिर गया और उसकी मौत हो गई। राजेश की मौत के बाद सुनीता का जीवन बिल्कुल बदल गया। एक बार की बात है, रात के यही कोई 11:30 बज रहे थे। सुनीता गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी अचानक एक साये ने उसके कमरे में प्रवेश किया। तभी पांव से जाकर वो साया उसके बिस्तर पर बैठ गया और उसे छूने लगा। अचानक सुनीता की नींद खुल गई और वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, कौन कौन है? सुनीता ने देखा कि एक साया जिसने अपने मुंह पर नकाब चढ़ा रखा है, वो उसकी बगल में बैठा है। कौन कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? पुष्पा पुष्पा! ससुर जी ससुर जी! सुनीता अपनी बेटी और ससुर का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी उस साये ने उसका मुंह बंद किया और उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन सुनीता ने भी हिम्मत दिखाई और उसका गला पकड़ लिया। बचाओ बचाओ! सुनीता और उस नकाबपोश की भिड़ंत में नकाबपोश के गले की चेन टूटकर नीचे गिर पड़ी, लेकिन इस बात का पता ना तो नकाबपोश को चला और ना ही सुनीता को। इस बीच सुनीता के बार बार चिल्लाने से नकाबपोश काफी डर गया था, इसलिए वो वहाँ से पूरा दम लगाकर भागा। अरे पकड़ो पकड़ो, इसे पकड़ो! सुनीता उस नकाबपोश के पीछे भागी, लेकिन वो पल में ही आंखों से ओझल हो गया। उसके बाद सुनीता अपनी बेटी के कमरे में गई तो उसने देखा कि वो तो बेसुध अपने बिस्तर पर पड़ी है। पुष्पा पुष्पा! अरे क्या हो गया तुझे पुष्पा? इस बीच सुनीता के ससुर राघवेंद्र सिंह भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आए। अरे क्या हुआ बहू, तुम इस तरह चीख क्यों रही हो? पुष्पा ठीक तो है? अपने ससुर की आवाज सुनकर सुनीता ने अपना आंचल सिर पर रखा और उनसे कहा, ससुर जी देखिए ना, पुष्पा एकदम बेसुध पड़ी है बिस्तर पर, और अभी थोड़ी देर पहले एक नकाबपोश मेरे कमरे में घुस आया था। क्या कोई नकाबपोश घर में? अरे तुमने आवाज क्यों नहीं दी मुझे? मैं बहुत देर से आप लोगों को आवाज दे रही थी, बचाओ बचाओ भी चिल्ला रही थी, लेकिन आश्चर्य है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। सुनीता के ससुर दरवाजा खोलकर बाहर चले गए। उनके बाहर जाने के बाद सुनीता ने अपनी बेटी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वो होश में तो आ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें फिर से बोझिल हो गई तो वो सो गई। अगले दिन की बात है, सुनीता सुबह सुबह घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे एक लॉकेट गिरा हुआ मिला। उस लॉकेट को देखकर सुनीता के हाथ पांव कांपने लगे। अरे ये लॉकेट तो ससुर जी का है, ये मेरे कमरे में कहां से आ गया? उसकी आंखों के आगे कल रात की सारी घटना आ गई। इस बीच उसकी बेटी पुष्पा उसके कमरे में आई। अरे तू जाग गई? माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरा सर बहुत भारी लग रहा है। पुष्पा क्या हुआ है तुझे? कल रात भी तू बिना होश के सोई थी, मैंने कितना जगाने की कोशिश की तुम्हें। और हाँ, कल तू मेरे पास क्यों नहीं सोई थी? दूसरे कमरे में क्यों गई सोने? माँ, वो दादाजी ने कहा था दूसरे कमरे में सो, और उन्होंने कल रात मुझे कोई लड्डू भी खाने के लिए दिया था और बोला था कि इस लड्डू के बारे में तुम्हें ना बताऊं।
अपनी बेटी की बातों को सुनकर सुनीता का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे। ये सब क्या हो रहा है? ससुर जी का लॉकेट मेरे कमरे में मिलना और पुष्पा को लड्डू खिलाना, पुष्पा का उसे खाकर बेसुध हो जाना, क्या राज है इन सब के पीछे? असल में सुनीता का ससुर राघवेंद्र सिंह बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी था। रुपए पैसे की कोई कमी तो थी नहीं उसे, इसलिए वो सारे पैसे गलत कामों में उड़ाता था। जब उसका बेटा जीवित था तो उसने कई बार अपने पिता को इसके लिए टोका, लेकिन हर बार उसका वही जवाब होता, तू अपने काम से काम रख, ये मेरी जिंदगी है, मुझे अपने हिसाब से जीने दे। राघवेंद्र का बेटा अपने पिता को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था, क्योंकि जब उसकी मां की मृत्यु के कगार पर थी तो उसने अपने बेटे से एक वादा लिया था कि वो हमेशा अपने पिता के साथ रहे, कभी उसे छोड़कर ना जाए। बहरहाल इन सब बातों से राघवेंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपनी अय्याशी के आगे उसे रिश्ते नाते किसी की फिक्र नहीं थी। अपने बेटे की मौत के बाद उसकी नजर अपनी बहू पर थी। 1 सप्ताह बाद की बात है। उस दिन तो मैं अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया था, लेकिन आज तो मैं अपनी मनमर्जी करके ही रहूंगा। उस रात एक बार फिर वो नकाब पहनकर अपनी बहू के कमरे में चला गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। सुनीता ने उस दिन की तरह ही उसका विरोध किया। कौन हो तुम? बचाओ बचाओ! उस दिन तो ये संभव नहीं हो पाया था, लेकिन आज सुनीता ने उस नकाबपोश का नकाब भी खींच दिया और जैसे ही उसका नकाब हटा सुनीता चिल्ला, पता था, मुझे तो पहले ही पता था, लेकिन बार बार अपने दिल को मना रही थी कि मेरी सोच गलत होगी। ससुर जी मुझे घिन आ रही है आपसे, घिन। अरे बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है, लेकिन आप तो सारी सीमाएं लांघ गए। सीमा लांघी कहाँ है, अभी तो लांघूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। पुष्पा आज कोई नहीं आएगा तेरे लिए, मैंने आज पुष्पा को भी हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। क्या? राघवेंद्र ने सुनीता की बेटी पुष्पा को एक जहर वाला इंजेक्शन दे दिया था। राघवेंद्र अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए इस हद तक गिर जाएगा ये किसे पता था। उसके बाद राघवेंद्र ने सुनीता से बदतमीजी करनी शुरू कर दी और सुनीता उसका विरोध करने लगी। हटिए, दूर हटिए, मैंने कहा दूर हटिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप कर और चुपचाप मैं जो कर रहा हूँ करने दे। ये कहकर राघवेंद्र सुनीता से एक बार फिर जबरदस्ती करने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना, औरत को कमजोर समझने वाले ये भूल जाते हैं कि औरत ही दुर्गा है, औरतें ही काली हैं। सुनीता अपने ससुर से भागकर किचन में गई और वहां पड़ा बड़ा सा चाकू उठा लिया। राघवेंद्र भी भागा भागा उसके पीछे आया। दूर हटिए, नहीं तो सर काटकर यहीं जमीन पर गिरा दूंगी। लेकिन अय्याश ससुर राघवेंद्र के ऊपर तो कोई और ही भूत सवार था। उसने एक बार फिर सुनीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार सुनीता ने मुंह से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके हाथ का चाकू सीधा राघवेंद्र की गर्दन पर जा लगा और अगले ही पल उसकी गर्दन जमीन पर पड़ी थी। उसके बाद सुनीता भागते हुए अपनी बेटी के कमरे में गई। उसकी सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही थी। पुष्पा नहीं बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सुनीता ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और भागकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने पुष्पा को तुरंत एडमिट कर लिया। देखिए, हम आपकी बेटी का इलाज शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमें पुलिस को खबर करनी होगी क्योंकि ये पुलिस केस है। जी आप चिंता मत करिए, पुलिस को मैंने खबर कर दिया है, थोड़ी देर में वो आती ही होगी। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। सुनीता ने पुलिस वालों को अपनी कहानी बताई और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। उधर 24 घंटों की जद्दोजहद के बाद उसकी बेटी की जान बच गई। आज उसी सुनीता के केस का फैसला होना था। कुछ देर बाद जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। सुनीता ने जो किया अपनी रक्षा के लिए किया। किसी की जान लेना एक गुनाह तो है, लेकिन राघवेंद्र जैसों की हत्या करना समाज के राक्षस को मिटाने की तरह है। ये वो राक्षस हैं जो इंसान का वेश धरे होते हैं। ये अदालत सुनीता की स्थिति को देखते हुए उसे गुनहगार नहीं मानती। हालांकि उसने एक अपराध तो किया ही है, फिर भी उसका अपराध समाज के हित में है, इसलिए अदालत सुनीता को सिर्फ 6 महीने की सजा देती है। अदालत के फैसले को सुनकर सुनीता और उसकी बेटी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। सुहानी एक छोटे घर की लड़की थी। काफी रिश्ते देखने के बाद आखिर किशोर नाम के एक लड़के से सुहानी की शादी हो जाती है। सुहानी के माता पिता गरीब थे, पर फिर भी उन्होंने सुहानी की शादी के लिए कर्ज उधार लिया था। स्कूटी, एसी, डबल बेड, सोफा जैसी सभी बड़ी चीजें उन्होंने सुहानी को दहेज में दी थी। पर किशोर, मैंने तो सोचा था कि इसका बाप हमें दहेज में सोने चांदी की चीजें भी देगा, पर इसने तो 3-4 सामान दे दिए और हमारा मुंह बंद कर दिया। माँ तुम ही कह रही थी कि इसके बाप के गांव में पुरानी जमीन जायदाद है तो वो मेरे नाम कर देंगे, इसलिए मैंने इस गरीब से शादी करने के लिए हाँ की थी। अब भुगतो बैठकर इसे जिंदगी भर। इस लड़की को अपने सामने देखना अब। अरे मैं भी देखती हूँ कैसे दहेज लेकर नहीं आती।
जब तक ये दहेज में 2 सोने के सेट और तुम्हारे लिए नई गाड़ी नहीं लाती, इसका मैं जीना हराम कर दूंगी। बस तू देखता जा। सुहानी अपने कमरे में बैठी सब सुन रही थी। वो रोने लगती है। अगले दिन रसोई में क्या कर रही हो? किशोर और मैं तुम्हारे हाथों का कुछ नहीं खाने वाले। अपने लिए बनाना जो भी तुमने खाना है। पर माँ जी, मैं सबके लिए ही बना देती हूँ, आप भी तो थक जाते हो। सुहानी, जब माँ ने एक बार मना कर दिया है तो बार बार एक ही सवाल क्यों कर रही हो? हैं? हमसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। गलती की जो तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी थी मैंने। बेचारी सुहानी बहुत रोती है। एक दिन, सुहानी, कल अपने मायके जा रही हो तो पिता को बोल देना 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दे, नहीं तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। सुहाना अपने मायके जाती है, पर अपने पिता को परेशान देख वो उस वक्त चुप हो जाती है और बिना कुछ कहे वापस लौट आती है। सुहाना, जब मैंने बोला था अपने बाप के घर से 2 लाख रुपए लेकर आना, फिर भी तू ऐसे ही वापस आ गई। माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। वो शैली नाम की जो बहुत अमीर घर की लड़की का रिश्ता आया ना, उससे मेरी दूसरी शादी के लिए हाँ कह दो माँ। नहीं किशोर, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे बिना कहाँ जाऊंगी? मेरे माता पिता इस गम से मर जाएंगे। तो क्यों नहीं दिया दहेज? और 2 लाख रुपए कल अपने घर से बिना लिए क्यों लौटी? अब तो निकल इस घर से, निकल। यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। माँ, शैली आती होगी। इस मनोज को यहाँ से जल्दी भेजो। अगर शैली से यहाँ देख लेगी तो शादी के लिए बिल्कुल इनकार कर देगी और हमारे हाथ से मोटी आसामी छूट जाएगी। राजेश्वर और किशोर सुहानी को घर से धक्का दे देते हैं। माँ जी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, पर मैं अकेली इस वक्त कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर या जी, पर यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। सुहानी रोती हुई वहां से चली जाती है। राजेश्वरी और किशोर घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? अगर मैं वापस अपने माता पिता के घर गई तो वो मेरी ये हालत देखकर मर जाएंगे। मैं अब कहाँ जाऊं? हाँ, मेरा मर जाना ही बेहतर है। सुहानी चलते चलते एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाती है। फूट फूट कर रोने लगती है। मैं इस दुनिया में जीकर अब क्या करूंगी? मेरे दुखों का अंत मेरे मरने से ही है। नहीं बेटी, इन आंसुओं की बहुत कीमत है। ये आंसू ही हमारे मन के सारे दुख दर्द बयां करते हैं। मैंने तुम्हारे मन की सारी बातें जान ली हैं। आप कौन है? मैं सदियों से इस पहाड़ी पर निवास कर रहा हूँ। आज तुम्हारे आंसू मुझ पर गिरे तो मेरा मन भी रो पड़ा। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ताकि तुम्हें दोबारा दुखों से न गुजरना पड़े। आप बोल सकते हो? वो कैसे? सुहानी, मैं बरसों से जीवित यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए मुझ में कुछ शक्तियां हैं जिनके कारण मैं मनुष्य भाषा बोल सकता हूँ। मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा बिच्छू जी। सुहानी फिर से रोने लगती है। जैसे जैसे सुहानी के आंसू बिच्छू की पीठ पर गिरते हैं, वो हीरे बनते जाते हैं। सुहानी अपने आंसुओं को हीरा बनते देखकर चौंक जाती है। हैरान मत हो सुहानी, ये तुम्हारे आंसुओं की ताकत है जो हीरा बनकर गिर रही है। इन आंसुओं से बने हीरे तुम उठा लो और अपने जीवन में इनसे मिले पैसों का अपने जीवन में सदुपयोग करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी सहायता करने के लिए। आपने आज मेरे जीवन को नई राह दे दी। सुहानी बिच्छू का धन्यवाद करके आंसुओं से बने हीरे लेकर अपने माता पिता के पास जाती है और सारी बात बताती है। माँ, मैं ये हीरे बेचकर कपड़ों का एक शोरूम खोलना चाहती हूँ और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। सुहानी बिटिया, हम तो यही चाहते हैं कि तू किसी भी तरह से अपना मन ठीक रखे। तू जैसा चाहती है वैसा कर। तुझे जिस काम में खुशी मिलती है बेटी, वही कर। सुहानी, हम हमेशा तेरे साथ हैं। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है बिटिया। सुहानी हीरे बेचकर पैसे इकट्ठे करती है और शहर में कपड़ों का एक बड़ा शोरूम खोलती है। धीरे धीरे सुहानी की मेहनत से शोरूम अच्छा चल जाता है। अब वो अपने मन के दुख को छिपाए अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगती है। एक दिन, अरे दीनू, क्या हुआ? ये सड़क पर भीड़ कैसी लगी हुई है? कुछ हुआ है क्या? लगता है कोई औरत बेहोश हो गई है मैडम। अच्छा, तुम यही रुको, मैं जरा देखती हूँ कौन है। सुहानी उस भीड़ के बीच में जाती है और देखकर हैरान रह जाती है। माँ जी, किशोर, आप दोनों इस हालत में? माँ जी को ये क्या हो गया? 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया था, सड़क पर भूखे थे और मदद के लिए भीख मांग रहे थे। पता नहीं धूप और गर्मी से माँ को चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गई। चलिए इनको जल्दी से उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर चलते हैं।
दीनू, तुम शोरूम को संभालो, मैं जरा इनके साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। सुहानी किशोर के साथ राजेश्वरी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने माता पिता को भी वो फोन कर देती है। आप समय रहते हुए इनको अस्पताल ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। लगता है इन्होंने काफी दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं कुछ दवा दे रहा हूँ और इनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, जिससे ये जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आप दोनों की ये हालत कैसे हुई? 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया था, सड़क पर भूखे थे और मदद के लिए भीख मांग रहे थे। पता नहीं धूप और गर्मी से माँ को चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गई। सुहानी, किशोर बिल्कुल ठीक कह रहा है। शैली हमारा सब कुछ लूट कर विदेश भाग गई। हम सड़क पर आ गए। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया बेटी, हम तो माफी के भी लायक नहीं हैं। माँ जी, किशोर, आप दोनों ऐसा मत सोचो। मुझे आप दोनों से किसी बात का बैर नहीं है। शायद सुहानी की अच्छाई की वजह से उसके जीवन की खुशियां फिर से लौट आई थी। उसके माता पिता के दिल को तसल्ली मिल जाती है और कहीं न कहीं सुहानी के मन का जो दुख था, जो वो सबसे छुपा रही थी, वो भी दूर हो जाता है। सुहानी का बनाया कपड़ों का शोरूम देखकर किशोर और राजेश्वरी भी बहुत खुश होते हैं। राजेश्वरी और किशोर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, हमें माफ कर दो। अब तुम हमारे साथ रहो। तुम्हें हमारे से किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अब हम बदल गए हैं। हमें समझ आ गया है कि रिश्तों का सच्चा सुख पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। हाँ सुहानी, माँ ठीक कह रही है। मैं भी तुमसे अपने हर अपराध की माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे मत करिए। मैं आज भी आपको अपनी सास और आपको अपना पति मानती हूँ। भूल तो इंसानों से होती है, पर जो समय रहते अपनी भूल समझ ले तो उसे भूला नहीं कहते। उस दिन एक बहू के आंसू की कीमत को वो पहचान जाते हैं। Listen, Cat, I don't know what's gotten into you, but... What the? Hey, you tell him to get off me right now, Cat!